MPPSC मेंस टेस्ट सीरीज़ टेस्ट नंबर 3 था ये। इसको हम यहाँ पर कॉपी को चेक कर रहे हैं। शैलेंद्र सिंह जी राणा हैं फ्रॉम बालाघाट, वहाँ पर पोस्टेड है, उनकी कॉपी है। इसको चेक करते हैं। कंप्लीट पेपर था, पेपर 1 की कॉपी है। दो अलग अलग सेक्शन होते हैं पेपर 1 में, जानते हैं। पहला कहलाता है इतिहास का खंड, जबकि दूसरा कहलाता है ज्योग्राफी वाला सेक्शन। एक मोटे तौर पर अपन देखें तो सबसे पहले बात तो ये है कि जैसा पेपर आपको एग्जामिनेशन हॉल में आना है, बिल्कुल एज इट इज़ वही पेपर देने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। सेम पैटर्न में क्वेश्चन रखे हैं, सेम पैटर्न में ही क्वेश्चन के मार्क्स हैं, ओल्ड पैटर्न में नहीं है। MPPSC 2020 से जो नया सिलेबस चेंज किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही यह पेपर बनाया गया है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ उन्होंने ज्वाइन की हुई है। पेपर उनको भेज दिया जाता है विद इन बिल्कुल समय से। अपनी कॉपी पर वो उत्तर लिखते हैं समय के अनुसार, प्लस अपनी कॉपी वापस सेंड कर देते हैं, और इस प्रकार से उनकी फिर कॉपियाँ जो भी विद्यार्थी होते हैं चेक की जाती है। तो चलिए इसको चीज़ों को देख लेते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार की टेस्ट सीरीज़ हमारे पास में उपलब्ध हैं। साथ ही साथ MPPSC के लिए बैचेस भी हैं। प्री कम मेंस का बैच अलग है। स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए किसी को बैच करना है तो वह एक अलग है। जबकि एक और तीसरा बैच है जो कि 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, IAS के लिए है। IAS 2022 का या 2023 का जिनको देना है उनके लिए बिल्कुल स्पेशल बैच मिलेगा, प्योरली फॉर IAS। यानी उसमें IAS के ही विद्यार्थी होंगे, IAS को ही टारगेट करके पढ़ाया जाने वाला है। तो ये फैसिलिटी हमारे यहाँ पर है। ये 3 प्रकार के ही बैच अवेलेबल होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले जो आपको दिए गए हैं वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहला था कि कालिदास साहब, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हमको लिखना होता है कभी भी 10 शब्दों में, यानी 1 लाइन में लिखना होता है। कभी कोई 1 लाइन वहाँ लिखा रहता है, कई बार लिखा रहता है 1 या 2 पंक्ति करके लिखा होता है। चेक करते हैं। कालिदास था। सबसे पहली गलती तो यहाँ पर ये नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा जाता है ये इस तरीके से, और यहाँ पर आप A लिख दीजिए, ठीक है। जबकि आप यहाँ लिख रहे हैं पंचतंत्र D नंबर पर दिया हुआ था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 का कौन सा वाला D। ये 2 ब्रैकेट जो बने होते हैं उसकी वजह यही होती है। वहाँ पर मेंस की कॉपी में आपको एज इट इज़ मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि जो हमारी क्लास की कॉपी उसमें ही आपको टेस्ट देना है, क्योंकि सेम टू सेम आपको कॉपी वहाँ पर मिलने वाली है मेंस के एग्जामिनेशन हॉल में। तो उसकी प्रैक्टिस यहीं से कीजिए, तो ये फ़ायदेमंद होता है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। कालिदास के बारे में क्या क्या लिखा हो। पहली बात तो फर्स्ट साइड यदि हम देखें, काफ़ी कुछ चीज़ें ज़्यादा सी दिख रही हैं कि वर्ड्स ज़्यादा हो रहे हैं। एक एवरेज वर्ड जितने आने चाहिए उससे ज़्यादा हैं, पर फिर भी काफ़ी ठीक है। 3 में से 3 नंबर इसमें मिल जाएंगे। क्या लिखा है। महान संस्कृत कवि, नाटक कौमा नाटककार, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, गुप्त शातक लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये कवि थे। प्रमुख रचनाएँ, बिंदी आएगी, डैश आएगा, 2-3 नाम आप लिख देंगे। कुमार संभव में एक दो, मालविका अग्निमित्रम करके लिखी। सबसे खास उनकी कौन सी कहलाती है, अभिज्ञान शकुंतलम, वो जरूर लिखो। बाकी इनमें से किसी एक को कम करना हो तो कम कर दीजिए, परंतु उसको जरूर लिखिए। दूसरा पॉइंट ये है कि बिल्कुल ऊपर ये जो आपका बना हुआ ना उससे चिपका करके लिखना शुरू कर दिए। थोड़ी सी जगह छोड़ दिए, 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ देते, उसके बाद से लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र, प्राचीन इतिहास, कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित रचना, इसमें नैतिक शिक्षा के बारे में लिखा गया है। ठीक है, सही लिखा है कि हाँ विष्णु शर्मा और ये सारी बातें। 3 में से 2 नंबर भी मिल सकते हैं और 3 भी मिल सकते हैं। 2 नंबर क्यों? क्योंकि जो फॉर्मेशन है सेंटेंस का वो उतना अच्छा नहीं है कि रचना, रचित, ठीक। नैतिक शिक्षा के बारे में तो ये थोड़ा सा फॉर्मेशन ठीक नहीं है। 3 भी दे सकता है कोई राइटर कि वो ये देखे कि नहीं साहब पंचतंत्र बस पूछा है ना, क्या है, किताब है, किसने लिखी है, वो वाली बात, ठीक। तो इसके कारण वो दे सकता है। दूसरी बात तो वाह वजन का है विष्णु शर्मा वाला, बा बकरी वाला नहीं है, अपन ने यहाँ पर बा लिखा है, उसको हो सकता है वो नंबर काट भी दे ना भी काटे। तो माइंड सेट की बात होती है, किस सिचुएशन में एग्जामिनर बैठा हुआ है, किस तरीके से वो चीज़ों को देख रहा है। शुरुआत में वो गलतियाँ माफ़ करता है, लेकिन यदि बार बार इसी प्रकार से रिपीटेशन होगा तो फिर वो इरिटेट होने के बाद में नंबर काटने लग जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। सेम यहीं पर बात 2E यहाँ लिखना चाहिए था, तोहफ़तुल मुजाहिदीन। अच्छा, पंचतंत्र वाली में क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लिखना चाहिए था, सीधा आप लिख देते था प्राचीन भारतीय नैतिक शास्त्र की पुस्तक, लेखक विष्णु शर्मा जी, बस इतना लिख देते। 10 में से कम शब्दों में आ जाता, आराम से आपको 3 में से 3 मिलते। नेक्स्ट वन, तोहफ़तुल मुजाहिदीन, इस क्रांति को, इस कृति को, है ना, कृति लिखा है ये, नॉट क्रांति, कृति को राजा राम मोहन रॉय ने केशववादियों को समर्पित पुस्तक के रूप में रचना की थी। सेंटेंस फॉर्मेशन इसका भी जो है अच्छा नहीं है, सीधा लिखना चाहिए साहब कि राजा राम मोहन रॉय द्वारा लिखित पुस्तक है जो कि एकेश्वरवादियों को उपहार के रूप में जानी जाती है साहब।
उन्हें बार बार राजा राम मोहन राय लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ भी लिख दिया आपने एक बार, यहाँ भी लिख दिया, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं। उन्हें लिखिए ना, आप सर्वनामों का उपयोग करिए। उन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। सच बात है कि उन्हें भारत का राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता, वो चीज़ लिखनी चाहिए थी। नेक्स्ट वन, 3 में से 3 नंबर इसमें मिल जाएंगे। एक अच्छा जो एग्जामिनर होगा, जो बच्चों को बहुत कोऑपरेट करके चलता है, मैं उसके हिसाब से कॉपी को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल द्वारा स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों में विलय को सफलता के कारण जर्मनी के सेनापति, ठीक है। काफ़ी कुछ अपन ने इसमें डेटा डालने की कोशिश की, उसके कारण आपका आंसर बड़ा हो रहा, फिर भी ठीक है, पर वर्ड लिमिट कम कीजिए, मैं यही सजेस्ट करूँगा। 1857 पुस्तक, ठीक, इसमें विस्तृत जानकारी और टिप्पणी, ठीक, जैसे वीर सावरकर द्वारा। ये पुस्तक वीर सावरकर जी ने नहीं लिखी है, यह एक गलत जवाब है। एस.एन. सेन जी की पुस्तक है। प्रीलिम्स परीक्षा 2020 में इन पर क्वेश्चन भी आया था कि भ्रूणावस्था में राष्ट्रवाद भारत में था 1857 के पहले, किन किन में पतन है। एस.एन. सेन ही थे वो, ठीक है, मजूमदार जी साथ में। नेक्स्ट वन, तो इसमें 0 नंबर मिलेंगे। भारत के रॉबिनहुड मुंडा विद्रोह के कारण के प्रमुख नेता, मुंडाओं के भगवान टंट्या भील को, ठीक है, ये कहा जाता है। पहली बात तो मुंडा विद्रोह अलग है, टंट्या भील आपका उत्तर सही है, लेकिन आपने उसको गलत जगह से जोड़ दिया, बिरसा मुंडा से आप उठाकर जोड़ दे रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। टंट्या भील नाम से ही समझ में आ रहा है कि मुंडा जनजाति नहीं, ये भील से बिलोंग करने वाले थे। आप प्रीलिम्स परीक्षा में भी क्वेश्चन है 2020 में आपसे कि इनका ओरिजिनल नाम क्या है, टंट्या, टंडरा, तांत्या, इस तरह से करके है। तो इस चीज़ में आपको हो सकता है कि वो 1 नंबर या 2 नंबर दे दें। मैं यहाँ पर आपको 2 नंबर दे रहा हूँ। शुरुआत अभी आपकी टेस्ट सीरीज़ की, ज़्यादा नंबर नहीं काट रहा हूँ, बहुत कठोरता से मार्किंग में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पर आगे इसमें आप सुधार करेंगे, वरना इसमें हम कठोरता से मार्किंग करने लग जाएंगे, जैसे जैसे आपके 3 टेस्ट, 4 टेस्ट, 5 टेस्ट होंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उदयगिरी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं वर्तमान विदिशा में स्थित है। पहली बात तो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक। दूसरी बात विदिशा में स्थित है वाली बात है, तो विदिशा लिखा हुआ है, ये शाह है कि शाह है, इसको एक बार चेक कर लें अपन, ठीक है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक। 2 नंबर, प्रबंध चिंतामणि प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण कृति। इसमें लेखक का नाम आपने नहीं दिया है कि साहब मेरुतन के द्वारा लिखी गई है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। यहाँ मणि की स्पेलिंग में समझ में नहीं आ रही, छोटी की मात्रा है कि बड़ी की मात्रा क्या करके है, या चिंता माणी लिखा है या क्या लिखा, वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ना हो, तो लेखक का नाम नहीं लिखा, इसलिए 2 नंबर दे रहे हैं। 3 में से 3 दे देते यदि आप उनको लिख देते। बाकी बात सही है कि प्राचीन भारत की। जंगल ला सही करें अपना ये सत्याग्रह तभी विज्ञान को है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जनजातियों द्वारा 1929-30 में, ठीक है। चलो चला लेंगे, 29 लिख दिया है, 30 से चालू था, 30 से करते ये दांडी मार्च के बाद में ही होने वाला है ना। चलिए, नाम नहीं दिया कि कितने क्या नेतृत्व तो किया होता, गंजन सिंह कोरकू को नाम दिया नहीं दिया अपन ने साहब जी, ठीक है। तो ये थोड़ी सा देखिएगा। 2 नंबर, ये ब्रैकेट कर करके जो अपन अंदर लिख रहे हैं ना इस लाइन के, ये ऐसे नहीं लिखना है, ये ब्रैकेट का ध्यान रखिए कि क्यों बनाए गए, उसी के लिए बनाए गए हैं। भारत के जिब्राल्टर ग्वालियर के खिला, ठीक है, 3 में से 3 नंबर। और बता देते किसके द्वारा लिखा बनाया गया, रचना की गई है, थोड़ी बहुत कॉमा करके लिख सकते थे। तांत्या टोपे 1857 की क्रांति में भाग लिया, इसकी वजह ना वीर सपूत है ना, इस तरह से लिखना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी, महानतम स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। ग्वालियर की शासक की सहमति के बिना नहीं, विरुद्ध में उनके, तो ये सही वर्ड होना चाहिए वहाँ पर। 2 के तो मान सिंह द्वारा पकड़वा कर, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अपन ने लिख दिया है। 3 नंबर दे रहे हैं, 2 नंबर भी दिए जा सकते हैं इस पर, और अच्छे से जो सेंटेंस फॉर्मेशन उसको सुधारिए। अच्छा नहीं है सेंटेंस फॉर्मेशन, अपन बहुत सारी बातों को ऐड कर रहे हैं लेकिन उसको कम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये कमी है यहाँ पर। गज सिकंदरी बुरा इसकी माप भूमि माप के लिए प्रचलित थी, ठीक है। 2 नंबर बताना चाहिए था किसने सिकंदर लोधी के द्वारा शुरू की गई थी। बाकी बात सही है कि हाँ, भूमि के मापन की इकाई के रूप में अपन यूज़ करते हैं। जब भी नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए, आपने अब ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया है तो उसको कभी भी अगले पेज से स्टार्ट किया कीजिए, या कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि साहब यहाँ पर इनके बीच में एक 2 लाइन 3 लाइन का गैप छोड़ दी, उसके बाद में स्टार्ट करिए। 2 आपको यहाँ पर लिखना चाहिए, 2 में से भी कौन सा लिख रहे हो आप, ए वाला लिख रहे हो तो ए यहाँ पर लिखना चाहिए, इसके कारण ये ब्रैकेट्स बने होते हैं। इन बातों को ध्यान रखें। अभी तो टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत है, पर इससे सीखिए ये सब चीज़ें, ताकि मेंस की कॉपी में, फाइनल जो कॉपी वहाँ पर बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा एग्जामिनर, इरिटेट हो जाएगा, नंबर काट देगा गुस्से में साहब। आगे बढ़ते हैं।
50 शब्दों में उत्तर देना है। तो सीधा मैं ये कहूँगा कि आप तो अगले पेज से स्टार्ट करिए। और वैसे भी जो नया फॉर्मेट आया हुआ है उसमें क्वेश्चन पेपर जो है, जो कॉपीज़ होती हैं आपकी मेंस की कॉपीज़, उसमें ही क्वेश्चन लिखा होता है। अच्छी बात है, आगे भी लिखा रहे कोई ज़रूरी नहीं है, परंतु लिखा रहता मोटे तौर पर। अभी 2020-19 में उन्होंने शुरू किया हुआ है, इसके पहले नहीं होता था इसमें भी। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में। बाजार नियंत्रण नीति। सल्तनतकालीन, सल्तनत की स्पेलिंग गलत है। खिलजी शासक अलाउद्दीन द्वारा, सीधा सी लोगों, सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। ये मंगोल आक्रमण से अपने शासन की रक्षा हेतु स्थायी सेना का सर्वप्रथम गठन किया गया एवं जागीर भूमि चिन्ह के खालसा समय के वार्षिक बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को करने हेतु एक नया विभाग बाजार नियंत्रण तो बनाया गया। इसके तहत प्रत्येक वस्तु का मूल्य निर्धारण किया गया। बहुत ही अपन ने फैला दिया था आपकी, जितनी बातें आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखी हैं, सीधी सीधी बात लिखना चाहिए था कि अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत काल में अपनी सैन्य वस्तुओं को मौजूद करने तथा रक्षा विषयों के संदर्भ में एक नई व्यवस्था शुरू की साहब। उसके लिए उसको बड़ी सेना की आवश्यकता थी तथा कम कीमतों पर या कम सैलरी में, वेतन में अधिक संख्या में सैनिकों को भर्ती करना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने, तथा इसके साथ में अन्य भी उद्देश्य से उसके हालांकि, परंतु इस प्रमुख उद्देश्य से उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था की शुरुआत की, जो कि दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्र में लागू की गई। फिर इसके बाद में आपको सीधे बता देना चाहिए कि क्या क्या था कि हाँ, इसमें वस्तुओं के लिए मूल्य निर्धारित किए गए थे। अनेक विदेशी व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया गया ताकि वो दिल्ली में आकर व्यापार करें, माल बेचें, और इससे काला बाजारी इत्यादि वगैरह में रोक लगी था। वस्तुओं की कीमतें वगैरह नियंत्रण काफ़ी लंबे समय तक स्थिर रहीं, स्टेबल रहीं। आज भी दुनिया की इकोनॉमी में सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट कहलाता है या अच्छी इकोनॉमी उन्हें ही माना जाता है जिन देशों में वस्तुओं की कीमतें लंबे समय तक स्थिर रहें ना। कुछ इस तरह से बता करके अपन ख़त्म कर देते। 50 शब्दों में लिखोगे कितना था आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी इसमें 5 में से मान के चलिए 3 नंबर के आसपास मिलेगा आपको। अनेकांतवाद जैन दर्शन में अनेकांत सिद्धांत पर जोर दिया गया। ऐसा कहा गया कि सत्यवाहिनी जो हमें पता है सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक हाथी के साथ अंधों द्वारा, ठीक है। नहीं, ये उत्तर अच्छा नहीं है। जब अपन को 500-600 शब्दों में उत्तर लिखना होता तो अपन इतना लंबा चौड़ा इंट्रो बनाते, मूल विषय वस्तु नहीं लिखी। क्या लिखना चाहिए था? जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत कहलाता अनेकांतवाद, जिसके अनुसार सत्य के अनेक पहलू हो सकते हैं। मुख्यतः जैन दर्शन में इस सिद्धांत के तहत है ना, अनेकांतवाद के तहत 7 पहलुओं को स्वीकारा गया है। वे 7 पहलू निम्नलिखित है। कौन कौन से? पहला है, दूसरा क्या? नहीं है। तीसरा क्या है भी नहीं भी। चौथा क्या है? कह नहीं सकते। पांचवा क्या है परंतु कह नहीं सकते। छठवा क्या है? नहीं है परंतु हाथी कह नहीं सकते। और सातवां क्या है नहीं है और कह भी नहीं सकते, जो कि दर्शाता है कि दुनिया में कभी भी सत्य जो होता है सापेक्ष होता है, ना कि सदैव स्थायी होता है। समय, परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि स्थानों के अनुरूप वह बदलता रहता है। यह हमें कहीं ना कहीं एक सहिष्णुता तथा लोगों के विचारों को सुनने, ग्रहण करने, साथ ही साथ उनके साथ में उनकी मन स्थिति को समझकर व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, ना कि हमें रूढ़िवादी बनने के लिए या हमें यह रूढ़िवादी बनने से रोकता है। इस प्रकार से उन्होंने सत्य की जो विविध व्याख्या की हुई है, यह आज भी सर्वमान्य मानी जाती है, तार्किक दृष्टि से भी, दार्शनिक दृष्टि से भी, जो कि एक जैन दर्शन का महानतम सिद्धांत है, जो कि विश्व के लिए, भारत के लिए एक महानतम देने कुछ इस टाइप से करके एंड कर देना चाहिए था। इतने में 50 शब्द हो चुके हैं, क्योंकि कुछ ये लिखना था अपन को, अपन ने पता नहीं क्या क्या लिख डाला था। तो उसमें नंबर कट जाएंगे आपके, मुश्किल 1 नंबर मिलेगा इसमें। सर वो भी किस बात का कि साहब जैन दर्शन का है, ये आपने बताया हुआ है, सत्य वाली बात आपने बताई हुई, बाकी इसमें जो भी वो कथा कहानी है उसके नंबर नहीं मिलने वाले हैं साहब। 1 नंबर टू द पॉइंट लिखिए, टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 का ई, सांची विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, विदिशा जिले में, भगवान बुद्ध से, ठीक है। तो कुछ पवित्र बर्तन, दैट इज बर्तन, ठीक है, यूटेंसिल्स वगैरह अपन देखेंगे, बर्तन ना, वाणी आएगा सांची सूप को वर्षित में, ठीक है। यह मध्य प्रदेश का प्रथम स्थल है जो इस सूची में सम्मिलित किया गया था। कभी कोई ऐसी बात लिखना अगर उसमें डाउट लगे कि साहब सांची पहला स्थल था कि खजुराहो, तो मत लिखना था फिर, अगर आपको डाउट लग रहा है। यदि कन्फर्म है तभी लिखना है कि 1986 में खजुराहो को शामिल किया, उसके बाद में सांची को 1989 में शामिल किया। तो क्या वो वाकई में पहला स्थल है? और अपन लिख कर फंस गया था, आपके अपन ने गलत डेटा दे दिया, तो उसके नंबर कट जाते हैं, कभी भी ध्यान दीजिएगा। इसका निर्माण मौर्य कार्य में तथा मौर्योत्तर काल में शुंग वंश के समय
इस जीर्णोद्वार किया गया। नहीं, सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं है। यह एक धार्मिक स्थल के साथ साथ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। ये अच्छी लाइन आपने लिखी है कि धार्मिक साथ साथ पर्यटन स्थल भी है, बहुत बढ़िया लाइन है ये। चलिए इसको देखिए, इसको कंप्रेस करिए। जो आपने लिखा वही बात लिखेंगे, कुछ नया ऐड नहीं करेंगे। आपने क्या बताया? मौर्यकाल, अशोक वाली बात, महात्मा बुद्ध वाली बात, ये चीज़ अपन कही, यूनेस्को वाली बात आपने कही है, धार्मिक साथ साथ पर्यटन है। ये 4-5 आपने पॉइंट उसमें गिनाए हैं, इसको सही तरीके से बताइए। जैसे अपन ने कह दी कि महात्मा बुद्ध संबंधित कुछ पवित्र बर्तन रखे हैं, तो ज़्यादा है तो पहली बात कि उनसे संबंधित तो वस्तु मंजूषा इत्यादि वगैरह रखी गई मानी जाती हैं साथ ही। लेकिन वहाँ पर मुख्यतः हम जो देखेंगे 3 स्तूप हमको देखने को मिलते हैं सांची में, ठीक है। जो बृहद स्तूप है जो कि अशोक के द्वारा बनवाया गया है, उसमें माना जाता है सारीपुत्र और मोदगलायन के अवशेष रखे हुए हैं। तो ये वाली बात आपको वहाँ पर जाननी चाहिए थी। बड़ा वाला किसके द्वारा बन गया? अशोक के द्वारा बनवाया गया। हाँ, हालांकि बाद में उसकी रेलिंग जो थी वो ख़राब हो जाती है, तो पत्थर की रेलिंग कितने शुंग काल में बनाई गई। तो ये चीज़ अपन को बतानी चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से आता है। इसको यूनेस्को द्वारा दर्जा दिया गया। डेटा सही लिखेंगे 1986 में दिया कि 89 में। तो ये बात आप क्लैरिफाई कर लें साहब कि सांची 1989 की है, ठीक है। और फिर उसके बाद में लास्ट की लाइन आपकी काफ़ी अच्छी, वो चीज़ अपन लिख कर आगे बढ़ जाते हैं। बामुश्किल से मान के चलिए कि 2 से 3 नंबर। राजा भोज का मूल्यांकन। राजा भोज परमार वंश के एक प्रतापी राजा थे, बिल्कुल सही, जो कि मालवा क्षेत्र के शासक वर्तमान धार पर शासन करते थे, फुल स्टॉप, ठीक है। जो कि मालवा क्षेत्र के शासक क्यों लिखा है यहाँ पर? वर्तमान धार पर शासन करते थे। मालवा क्षेत्र के धार जिले ऐसा लिख सकते थे आप। कई महत्वपूर्ण विधाओं पर जैसे विद्या राजा भोज। देखिए, राजा भोज का मूल्यांकन करना है आपको, ठीक है। राजा भोज कल्याण संस्कृति संरक्षक नहीं थे, संरक्षक कहेंगे उनको, ठीक है। उन्होंने कई मौलिक रचनाओं, वर्ड सिलेक्शन गलत आ रहा है, सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है, इसमें बहुत बार करने की जरूरत है आपको। उन्होंने कई मौलिक रचनाओं का लेखन स्वयं किया। कौन सी मौलिक रचनाएं? साम्राज्य का विस्तार किया, उच्चतम, उच्चतम की स्पेलिंग देख लेंगे, बिंदु पर पहुंचाया, ठीक है। अच्छा नहीं कहूँगा मैं उत्तर को, ठीक है कह सकते हैं अपनी चीज़ को। 3 नंबर दे रहे हैं। क्या लिखना था? जो पहली लाइन है बिल्कुल सही। राजा भोज परमार वंश के महानतम राजा थे, 10वीं शताब्दी, वो 11वीं शताब्दी अपन बता देता जी। वह न केवल एक साम्राज्य निर्माता, योद्धा, अनेक विजयों के नेतृत्व करता, अपितु उसके साथ साथ महान कवि, संगीतज्ञ और विद्वान भी थे, ठीक है। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, कुछ के नाम बता देते। वह विद्वानों के संरक्षक थे, कुछ के नाम अपन वहाँ बता देते, ठीक है। उनकी विजय, उनके द्वारा किए गए निर्माण, राजा भोज, है ना। विद्यालय की बात कर लो आप, सरस्वती विद्यालय, तालाब की बात कर लो, जन कल्याण की बात कर लो। तो ये दर्शाता है कि यहाँ था एक ऐसा राजा था कि जो कि जन कल्याण से लेकर वास्तुकला, स्थापत्य, संगीत, लेखन, कवि इत्यादि समस्त विद्याओं में माहिर था और लोगों का सम्मान करता, यानी विद्वानों को संरक्षक था। तो यह दर्शाता है कि उस जमाने के, इन तथ्यों से पता चलता है कि उस जमाने के महानतम शासक थे, जो कि मध्य प्रदेश के लिए बड़े ही गौरव की बात रही है। कुछ इस तरह से लिखना चाहिए था उसको। अवंतीबाई गौड़वंश की शासिका, ठीक है, लिख दिया था शासिका, मालूम में सही लिखा है तो ठीक है, फुल स्टॉप। उन्होंने मध्यकालीन भारत में गोंडवाना, गोंड अलग वाना अलग ऐसा नहीं, पर शासन किया। कई महत्वपूर्ण किलों का निर्माण कराया। आप डेटा नहीं दे रहे हैं यदि कि कौन कौन से महत्वपूर्ण किले हैं तो फिर मत लिखो वो वाली बातें। उसी तरह मुगल शासक जलालुद्दीन अकबर के निर्माण के आक्रमण का जो है ना अकबर, और ये चीज़ थोड़ी सा देख लो, ऐसा ना हो कि मैं डेटे ही गलत लिख रहा हूँ तो समर्थी दम तक घुटने नहीं टेके। अब अवंतीबाई पूछ रहा है ये अंग्रेज़ों के काल का है, अपन समझ बैठे रानी दुर्गावती जी वाला जो अकबर लिख डाल रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसमें एक आध नंबर मिल जाएगा। ठीक है यार, उत्तर काफ़ी ठीक है। इसमें 4 नंबर मिल सकते हैं। डेटा गलत नहीं रहेंगे, शिल्पाधिकारों पर नाम का लिख दिया। काफ़ी शॉर्ट में ही डेटा गलत नहीं होना चाहिए।
भगवान के चित्र आदि अंकित करवाए। चलिए एक आध अपन कह सकते हैं सरस्वती जी के संदर्भ में इत्यादि, बट 2 नंबर। विश्व विरासत स्थल डैश इन्हीं के समय का है। ये बात समझ में नहीं आ पा रही, कमजोर है उत्तर। धन का बहिर्गमन 200 वर्ड्स। देन ब्रिटिश रूल, पूरा लिखना चाहिए। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के सिद्धांत दिया। नो का सिद्धांत। प्रकार ठीक है, डेटा सही है, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। ठीक है, और सुधारिए, फिर भी ठीक कहूँगा मैं। वर्ड्स इस बार इसमें कम लिखे हैं। जो 3 मार्क्स उसमें वर्ड्स ज़्यादा हैं, जो 200 वर्ड्स वाला है उसमें वर्ड्स कम आ रहे हैं आपके, तो ये डिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। और सुधारिए, उत्तर में बहुत गुंजाइश है सुधारने की। ये अच्छा डायग्राम है, वेरी गुड, काफ़ी अच्छे समझाया है इसको, काफ़ी क्रिएटिव है ये। वेरी गुड, सामाजिक रूप से असंतोष पैदा हुआ। वेरी गुड। क्वेश्चन 2 हिस्सों में था। पहली चीज़ तो कारण, और दूसरा क्या ये वाकई स्वतंत्रता संग्राम था। तो अपन ने बहुत अच्छा किया कि पहले कारण वाला वहाँ पर कंप्लीट कर दिया, अब उसके बाद में आगे का हिस्सा समझा रहे हैं कि था या नहीं था। पक्ष में ये दिया है तर्क आपने। व्यापक स्तर पर कंपनी शासन का पहली बार तीव्र विरोध कम, इस विद्रोह द्वारा अंग्रेजी शासन लगभग उखड़ ही गया था, आगे की राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा का कार्य किया। तो पक्ष में तर्क ये जो है अपने कमज़ोर है थोड़ी सी। इसमें ये बताना चाहिए था कि स्वतंत्रता आंदोलन क्यों था, क्योंकि न केवल इसमें शुरुआत में सैनिक बल्कि देश का किसान और बहुसंख्यक वर्ग इसमें शामिल हुए थे। हालांकि पूरा भारत इसमें शामिल नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी आबादी का अंग्रेजों के विरुद्ध इस विद्रोह में शामिल होना, जो कि इसके राष्ट्रीय स्वरूप को दर्शाता है। किसी एक राज्य विशेष मात्र पर नहीं होता, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में हमको देखने को मिलता है। आधे भारत से बड़े हिस्से में देखने को मिलता है, जो कि दर्शाता है कि एक व्यापक स्तर का स्वतंत्रता संग्राम था, जिसे हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं। तो ये पक्ष में आगे चलकर इसने लोगों में राष्ट्रवादी भावना का संचार किया इत्यादि, तो ये पक्ष में तर्क कहलाएगा आपका। ठीक है, विपक्ष में तर्क, पंजाब में कोई प्रभाव नहीं हुआ, जमींदारों ने ठीक है कुछ साथ दिया, ठीक है, सिंधिया होलकर ठीक है। चलिए, इस विद्रोह को अब तो एक स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता, परंतु इस विद्रोह ने एक मजबूत नींव प्रदान की, जिसके कारण 90% स्वतंत्रता में। चलिए ठीक, ये जो आपने लिखा है ना कि नहीं कहा जा सकता, ठीक, इसमें एक मध्यम मार्ग अपनाइएगा। मध्यम मार्ग का मतलब है कि शुरुआत कैसे होती है सैनिक विद्रोह से, लेकिन बाद में क्या स्वरूप धारण कर लेता है, कि राष्ट्रीय स्वरूप या धारण कर लेता है। तो कुछ इस तरीके से इसको बताइएगा। और रही बात है कि ऐसा ना कहें कि स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहेंगे, अनेक अर्थों में भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, अनेक मानदंडों पर यह स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से खरा उतरता है। यदि देश के बहुत बड़े वर्ग या जमींदार कहें या कुछ राजा रजवाड़े शामिल नहीं हुए, तो दुनिया का ऐसा कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं है जहाँ पर देश की एक एक आबादी शामिल हुई। चाहे अमेरिका की बात कर लो, चाहे फ्रांस की बात कर लो, कुछ लोग वहाँ पर भी विरोध में थे, दूसरी पार्टियों की और दूसरे पक्षों की ओर थे। तो हम बहुसंख्यक देखते हैं, आबादी का एक बड़ा हिस्सा देखते हैं, कभी भी बहुमत देखते हैं। बहुमत ही निर्धारण करता है किसी भी बात का। उस हिसाब से देखा जाए तो यही स्वतंत्रता आंदोलन था। कभी भी इस पक्ष में आपको थोड़ी सा लिखना चाहिए। फिर भी ये उत्तर काफ़ी अच्छा है। मैं इसमें करीबन 9 नंबर देना चाहूँगा 11 में से। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा डायग्राम आपने दिया है। थोड़ी सा और लैंग्वेज को सुधारेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अशोक का धर्म क्या था, क्यों, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, छोटा है उत्तर, लेकिन समझा भी नहीं पाए अपन। ठीक है, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, राजनैतिक, धार्मिक वाला गायब है। बहुत ही छोटा हो गया। 4 नंबर। ठीक है, ठीक है, और अच्छे से इसको पढ़िए, मैं तो यही कहूँगा। वर्ड्स गिन लीजिएगा, 200 वर्ड्स के नियरेस्ट आने चाहिए, 180, 190, कुछ इस तरह से आना चाहिए। इतना अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए, लिखते लिखते आएगा, समय के साथ साथ आएगा धीमे धीमे, बस थोड़ी सी नज़र बनाए रखना उस चीज़ पर। ठीक है, उत्तर तो ये था आपका इतिहास वाला खंड। भूगोल वाला खंड सेकंड सेक्शन में अपन इस चीज़ को चेक करते हैं। चलिए, तो लगे हाथ यहाँ पर नंबर गिन लेते हैं कितने के आए हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन में। 7 मार्क्स, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 9 25, 25 और 6 31, 31 और 2 33 और 2 35, 35 और 2 37, 37 4 41 और 1 42, 42 और 3 45 और 3 48 और 1 49, 49 और 3 52, 2 54, 3 57, 2 59 और 2 61, 61 और 2 63, 63 और 2 65, 65 3 68, 68 और 3 71, 71 और 3 74, 74 और 3 आपके 77। तो आपको मार्क्स मिले कुल 77 आउट ऑफ 150। तो 77 अंक आए हैं आपके 150 में से, केवल पार्ट ए वाले सेक्शंस में। अच्छे उत्तर कह सकते हैं, पर ध्यान रखने वाली बात, मैंने काफ़ी लिबरल होकर आपकी कॉपी को चेक किया है। कई गलतियों को नज़रअंदाज किया मैंने, क्योंकि शुरुआत है अभी, है ना। थोड़ी बहुत 10 नंबरों का अंतर, 10-12 नंबर 15 नंबर का अंतर आ सकता है अगर हार्डनेस के साथ में कॉपी को चेक किया गया होता, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट सेक्शन को भी देख लेते हैं। ऊपर आ जाते हैं। प्रश्न पत्र 1 का पार्ट 2 है, भूगोल वाला सेक्शन। पहले 3 मार्क्स क्वेश्चन दिए थे। मैकल पर्वत, ठीक है, 3 में से 3 मिल जाएंगे, सही है ये। 3 में से 30, 3 नंबर। मेजबान अधिक मध्य प्रदेश की गंगा, इतने में ही 3 में से 3 मिल जाती है, क्योंकि क्वेश्चन सब सिंपल था। मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहा जाता है? उत्तराखंड में निर्मित बांध कौन सा? दैट इज टिहरी। उसके लिए क्वेश्चन था ये, सही है। बता देते भारत का सबसे ऊंचा बांध, हाइट वाइट याद होती तो वहाँ बता सकते हैं। फिर भी ठीक है, नंबर इसमें दिए जा सकते हैं। 2 नंबर भी मिल सकते हैं और 3 में से 3 भी मिल सकते हैं। दरार घाटी, नदियों के तेज बहाव के कारण एवं नदियों के 2 पर्वतों के बीच से निकलने पर, नहीं, नदियों के बहाव के कारण नहीं होता है ये, है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में दबाव के कारण, प्लेटों के संचलन के कारण, उसके कारण उत्पन्न होती है दरार घाटी। थोड़ी सा ये क्लिष्ट हो गया अपना, 1 आध नंबर मिलेगा। डायग्राम ठीक बनाने का प्रयास किया, एक्सप्लेन नहीं किया है, पढ़िएगा रिफ्ट वैली को अच्छे से। मिश्रित खेती, जब खेतों में बदल बदल कर रबी में खरीफ की फसलें पैदा की जाती हैं, इसे नहीं कहते हैं। गेहूं के बाद सरसों लगाने से मिश्रित खेती नहीं कहते, तो एक गलत जवाब है अपने आप में। किसे कहते हैं मिश्रित खेती? जब कृषि के साथ में पशुपालन भी किया जाता है, कृषि के साथ पशुपालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम पेशम, ये सब किया जाता है, उसे कहा जाता है मिश्रित खेती। इसमें 0 नंबर मिलेगा। आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में आया क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। नेक्स्ट बना जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में तापमान अधिक, तब सदाबहार वनों का विकास होता है, इन्हें ही सघन वन कहा जाता है। 1 आध नंबर शायद मुश्किल से दे दे। यदि सघन वनों की परिभाषा देखें तो वहाँ पर ऐसा एरिया जहाँ 1 हेक्टेयर में 70% से अबो कैनोपी एरिया, उसे कहा जाता है
परिभाषा होती है इंडियन फॉरेस्ट बोर्ड भी उठाकर देखेंगे तो आपको मिलेगी इसमें। फिर वहाँ की मोटे तौर पर देखें तो 1 नंबर दे सकता है। सतपुड़ा की मैकल पर्वत की सो इनका भी उद्गम है। ठीक है, 3 नंबर दे सकता है आपको इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट बना जाते हैं। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। बताना चाहिए था कहाँ पर। जिलों के नाम देने चाहिए थे। 2 नंबर। लिंगनपात 2000 के अनुसार इसमें 3 में से 3 मिल जाएंगे क्योंकि इसे पूछा ही यही था कि लिंगनपात कितना है मध्य प्रदेश में। बैलडीला एक हिमालयी दर्रा है, यह गलत जवाब है। छत्तीसगढ़ में है, आयरन ओर के लिए जाना जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है ये। बलराम तालाब मध्य प्रदेश सरकारी सिंचाई क्षेत्र। ठीक है, मोटे तौर पर लिखा, सतही लिखा है, सही नहीं लिखा है। इसमें बताना चाहिए था वर्ष 2007 से आपने शुरू किया, क्या क्या चीज़ें इसमें अपडेशन हुई, ये सब बताना चाहिए था। फिर भी ठीक है, नाम सही समझ में आ रहा है। बलराम ताल योजना किस चीज़ के लिए हुई, 1 नंबर देगा आपको। ठीक है, 40 से 50 60 पूछा था तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली तेज हवाओं को कहते हैं। वैसे ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी अक्षांश वाली हवाओं को कहा जाता है क्योंकि वो काफ़ी तेज़ चलती है। उत्तरी अक्षांश वाले को नहीं कहा जाता है। तो ये आधा गलत हो जाता है और सही तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं है। 1 नंबर। जब जलवाष्प में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर, ठीक है, इनके कारण जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, उसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। तो अम्ल वर्षा पूछा था, इसमें 3 में से 3 नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं। 50 शब्दों में दे देते हैं उत्तर। ठीक है, जेट स्ट्रीम के बारे में पूछा गया था। पश्चिम विक्षोभ को फोकस करके थोड़ी सी ज़्यादा लिख दिया है। सही डेटा ही नहीं दिया, सच बात तो ये है। इसमें मतलब इतनी गलतियाँ हैं कि मैं क्या क्या बताऊँ। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स है इसमें, इसलिए इसको पढ़िएगा, मैं बस यही कहना चाहूँगा। टू द पॉइंट उत्तर नहीं है ये, उत्तराखंड बाढ़ वाला था ये क्वेश्चन। ठीक है, और अच्छे से लिख सकते थे। सिर्फ और सिर्फ आर्थिक कारण नहीं है, लोगों में जागरूकता की कमी, समझ, खाद्यान्न संकट, बहुत सारे कारण हैं। तो ये चीज़ें भी स्वास्थ्य सेवाओं इत्यादि वगैरह का विस्तार न होने, सभी कारण हैं कुपोषण की समस्या के कारण। तो इसको बिंदुवार बता दें तो ज़्यादा सही रहता। 2-3 नंबर से ज़्यादा नहीं देगा इस प्रकार के उत्तरों में 5 नंबर वाले में। और आपका प्रयास होना चाहिए 5 में कम से कम 4 लेने की कोशिश कीजिए। इसको 2 हिस्सों में बता देते कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में कोयला पूछा है या भारत के संदर्भ में पूछा है। 2 हिस्सों में बता देते हैं। एक शेड्यूल वाला पूरा बेल्ट बता देते, दूसरे छिंदवाड़ा वाला बता देते हैं। कमज़ोर है उत्तर। ठीक है, जरूरी कच्चे माल की प्रचुर, ठीक है, उपलब्धता वाली बात कही गई है। कौन कौन से चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ का फैक्ट्रीज़ वगैरह के नाम लिख देना चाहिए था आपको, यहाँ पर बता सकते थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है कि इन सब चीज़ों को टाला नहीं जा सकता परंतु इन आपदाओं को प्रबंधन किया जा सकता है जिससे समय रहते बचाव कार्य। ठीक है, वेरी गुड। इसमें ये आपदा प्रबंधन क्या है, 3 स्टेजेस की होती है। आपदा के पूर्व की अवस्था, आपदा के दौरान, आपदा के पश्चात। इसको बताते भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम इसी के लिए हम लेकर आए 2005 वाला। थोड़ा सा ये डेटा ऐड कर देते तो एक अच्छा आंसर होता। कमजोर है ये उत्तर।
काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, तो 4 नंबर तक मिल सकते हैं। डायग्राम बस दिया है आपने, समय ही नहीं बचा होगा आपके पास में। बताइए 3 मार्क्स के 11-11 नंबर के क्वेश्चन यदि छूटेंगे अपने तो फिर क्या होगा साहब। नहीं, इस तरह से थोड़ी ना उत्तर लिखेंगे इतने शॉर्ट में। डायग्राम बस बना दी, उसको डिफाइन नहीं किया आपने। टाइम मैनेजमेंट की समस्या है ये। शुरुआत में वर्ड आपने जो ज़्यादा लिखे उसके कारण ही आपका ये प्रश्न, और कहना चाहिए कि ये हिस्सा छूटने लग गया है। हिमालय की पत्ती, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डेटा वगैरह थोड़ी सा कम डाला है, और 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से 200 वर्ड्स होने चाहिए। 100 वर्ड समथिंग के आसपास कुछ लिखा हुआ है, 120 शब्द के आसपास में, तो उतनी बात समझा ही नहीं पाए हैं। ठीक है, फिर भी बाकी की अपेक्षा बंदी है, फिर भी ठीक कह सकते हैं। इसमें छोटा सा मैप बनाने की क्या ज़रूरत है, अगले पेज पर बनाते, क्लियर करके बनाते। छोटे छोटे से पेजेस की कोई कमी तो है नहीं। इतना 11 नंबर के क्वेश्चन में इतना डेटा अपन ने दिया हुआ है, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया समय मिलाने के कारण। इसका मतलब ये है कि अगर ये भी नहीं लिखते तो अंततः पेपर छूटता, वहाँ से कॉपी छोड़ा ली जाती है आपसे। मध्य प्रदेश का भौगोलिक वर्णन पूछा है आपसे, आधा सही आधा गलत है ये उत्तर ही। पढ़िएगा इस टॉपिक को। चलिए नंबर गिन लेते हैं। मध्य प्रदेश का भौगोलिक वर्णन बहुत अच्छे से पढ़िए, बुक्स पढ़िए जो हमने बताई हैं। 2 नंबर 2 2 4 5 9 9 3 12 2 14 1 15 15 4 19 2 21 3 24 3 27 27 2 29 29 3 32 32 3 35 3 38 38 और 3 41 41 3 44 45 46 46 और 3 49 और 2 51। बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, 51 मार्क्स आ रहे हैं 150 में से। दोनों पेपर को मिला करके जोड़ लीजिए, आपको नंबर क्लियर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से उसमें 77 थे आपके, और इसमें आ रहे हैं आपके 51 करके आ रहे हैं। तो आपके टोटल 128 नंबर कहलाए 300 में से। ठीक है, पासिंग मार्क्स के आसपास में है, 40% पासिंग मार्क्स होता है उसके पास में, पर इतने में सिलेक्शन होना थोड़ी सा मुश्किल है। तो और मेहनत कीजिए और प्रयास कीजिए। वैसे भी शुरुआती टेस्ट है, चल जाएगा भी इतना। थैंक यू, जय हिंद।